हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। तो अपने विज्ञान के दूसरे चैप्टर के अंदर श्वसन तंत्र वाला टॉपिक चल रहा था, जिसका सेकंड और जो आखिरी पार्ट है वो आज अपने शुरू करने जाएंगे। और साथ ही साथ ये पढ़ेंगे कि जो बचे हुए जो श्वसन अंग होते हैं वो किस प्रकार से श्वसन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो अपने डायग्राम पहले आपको बताया था ये वाला। अब नीचे वाले श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, जैसे श्वसन नलिका आती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद श्वसनी, श्वसनिकाएँ और फेफड़े, ये सारे मिलके इसके नीचे वाले श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, जबकि ऊपर वाले अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो नीचे वाले श्वसन तंत्र के अंदर सबसे पहले बारी है श्वास नलिका, यानी कि श्वास नाल। और इस भाग के अंदर देखा जाए तो ये कोमल और लचीली नलिका रूपी संरचना होती है, जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर या फिर 5 इंच की लंबाई होती है। और उसके बाद श्वास नलिका के ऊपर पाए जाते हैं सी आकार के छल्ले। क्या पाए जाते हैं? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले हाइलिन नामक जो उपास्थि होती है उससे निर्मित होते हैं। अपने पहले पढ़ चुके हैं कि नासागुआ में 2 छिद्र होते हैं। नाक में जो 2 छिद्र होते हैं उसके बीच में एक विभाजन पट्टिका पाई जाती है, ठीक है। और वो जो पट्टिका बनी होती है वो भी हाइलिन नामक उपास्थि से बनी होती है। उसके बाद ये जो सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे ये वाले सी आकार के छल्ले, येलो कलर की संरचना के अंदर। ये छल्ले क्या काम करते हैं कि ये श्वास नलिका को पिचकने से रोकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही गैसों का आदान प्रदान होगा तो यहाँ पे एकदम से जो वायु दाब होता है अचानक से कम हो जाता है, और कम होगा तो अचानक से ये श्वास नलिका पिचक ना जाए, इसके लिए सी आकार के क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। उसके बाद ये भाग क्या करेगा? स्वर यंत्र को, यानी कि स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ने का कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि श्वास नलिका आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, और जो ये वाइट कलर की आपको संरचना दिखाई दे रही है ये होती है श्वसनी। क्या होती है? श्वसनी। तो वक्ष गुहा में श्वास नली दाएं और बाएं भागों में, यानी कि दाएं और बाएं फेफड़ों में प्रवेश करती है, ठीक है। ये यहाँ पे दायां फेफड़ा यहाँ से प्रवेश कर रही है, और ये बायां फेफड़ा यहाँ पे प्रवेश कर रही है। उसके बाद ये जो प्रवेश करने वाली जो नलिका रूपी संरचना होती है इन्हें कहते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या कहते हैं इनको? प्राथमिक श्वसनी, ठीक है। इनका ही फिर और आगे जाके विभाजन हो जाता है, फिर ये द्वितीयक श्वसनी बनाएगी, उसके बाद में तृतीयक बनाएगी, ठीक है। ये अपने आगे देखते हैं। इनमें एपिथेलियम यानी कि श्लेष्मा रूपी एपिथेलियम द्वारा वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में आगे भेजा जाता है। क्योंकि शुद्ध करने की प्रक्रिया यहाँ पे एक तो नासागुआ द्वारा होती है, ठीक है। उसमें उपस्थित बाल होते हैं, महीन एक प्रकार से रेशे पाए जाते हैं, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं पक्षमाभ यानी कि सीलिया, जो वायु को शुद्ध करके आगे भेजते हैं। उसके बाद यहाँ पे एपिथेलियम की एक परत पाई जाती है, ठीक है। श्लेष्मा पदार्थ की परत पाई जाती है, जो फिर से क्या करती है? वायु को शुद्ध करती है। और शुद्ध वायु कहाँ प्रवेश करेगी? फेफड़ों में प्रवेश करेगी, यानी एक प्रकार से शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है श्वास नलिका, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो श्वास नलिका के बाद में बारी है अगले श्वसन अंगों की, यानी कि श्वसनी और श्वसनिका। इनके बारे में पढ़ते हैं, और ये अंग किस प्रकार से विभाजित होकर फेफड़ों में एक वृक्षनुमा संरचना का निर्माण करते हैं वो अपने देखते हैं। तो सबसे पहले बारी है श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई में आपको दिखाई दे रहा है कि ये सबसे पहले ये वाली क्या होती है? प्राथमिक श्वसनी होती है, ठीक है। यानी सबसे पहले किसका विभाजन होगा? प्राथमिक श्वसनी का विभाजन होता है। तो सबसे पहले प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाके छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी कि ये जो फेफड़ों में दाएं और बाएं प्रवेश करती है तो छोटी छोटी शाखाओं में इनका विभाजन हो जाता है,
ये जो पीले रंग की संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, ये शाखाएं दिखाई दे रही है, ये कहलाती है द्वितीयक श्वसनी। क्या कहलाती है? द्वितीयक श्वसनी। फिर फेफड़ों के प्रत्येक भाग में ये जो द्वितीयक श्वसनी होती है, इनका दोबारा से विभाजन होता है, यानी कि दोबारा से ये बंट जाएगी। और आपको जो ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है ये वाली, ये कहलाती है तृतीयक श्वसनी। क्या कहलाती है? तृतीयक श्वसनी। ठीक है, यानी सबसे पहले प्राथमिक श्वसनी का विभाजन होगा, उसके बाद में द्वितीयक श्वसनी का दोबारा से विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में जाके तृतीयक श्वसनी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दो अपने इसके अंदर मुख्य लाइनें हैं और ये आपको याद रखनी है इसके अंदर। अब बारी है श्वसनी का, यानी कि ब्रोंकियोल की। तो इनका निर्माण तृतीयक श्वसनी के रूप में होता है। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होगा? तृतीयक श्वसनी। जो तृतीयक श्वसनी विभाजित हुई है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर की संरचना आपको दिखाई दे रही है, यही तृतीयक श्वसनी है और इनको ही कहा जाता है श्वसनिका। क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। और जो फेफड़ों में वृक्षनुमा, यानी कि एक उल्टा जो वृक्ष होता है, उल्टा जो पेड़ होता है, उसकी शाखाएं कैसी होती है, वैसे यहाँ पे निर्माण होता है इन श्वसनिकाओं का। ठीक है, उसके बाद में श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर वायुकुपिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वायुकुपिकाएं। यहाँ पे आपको गुब्बारेनुमा, लगभग इस तरीके से आपको गुब्बारेनुमा संरचना दिखाई दे रही होगी। ये जो गुब्बारेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, ये एलोविलाई यानी कि वायुकुपिकाएं होती है, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। ये गैसों के आदान प्रदान में क्या करती है? सहायता करती है। एक प्रकार से CO2 जो होती है उसको बाहर निकालेगी और ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी। और जो ये धमनी होती है, सिराएं होती है, इनका और आगे विभाजन होता है, जो कहलाती है केशिकाएं। क्या कहलाती है? केशिकाएं, यानी कि कैपिलरीज। ये केशिकाएं एक प्रकार से गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है और ये ऊतकों तक इन गैसों को पहुंचाती है और ऊतकों से अंगों तक जो प्राणवायु ऑक्सीजन होती है मुख्य रूप से, इसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो अपने यहाँ पे ये दो टॉपिक के अंदर ये जो मुख्य लाइनें हैं, ये आपको याद रखनी है, खासकर वायुकुपिकाओं के बारे में। कई बार एक छोटे से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि वायुकुपिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो प्रमुख कार्य होता है ये गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है। और फेफड़ों की अगर देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई भी क्या होती है? वायुकुपिकाएं होती है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अपने अध्ययन करते हैं श्वसन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संरचना के बारे में, यानी कि फेफड़ों के बारे में। तो देखते हैं फेफड़े किनसे निर्मित होते हैं। ये कोमल, लचीली और हल्के रंग की जो गुलाबी रंग की संरचना होती है वो होती है और इनका निर्माण होता है स्पंजी ऊतकों से। किनसे होता है? स्पंजी ऊतकों से। यानी फेफड़े अपने स्पंज की तरह होते हैं जो गैसों को एक प्रकार से सोखने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक जोड़ी त्रिकोणाकार संरचना होती है जो डायफ्राम के यानी कि मध्य पट के ऊपर दाएं और बाएं भाग में फैले रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये दाएं और बाएं भाग में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। इनमें पाई जाती है श्वसनियाँ, यानी अपने पीछे वाली संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। इनमें पाई जाती है श्वसनियाँ असंख्य रूप में, श्वसनिकाएँ, कुपिकाएँ यानी कि वायुकुपिकाएँ, रक्तवाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी सिराएँ पाई जाती है, लसिका वाहिनियाँ भी पाई जाती है, लचीले इसमें तंतु पाए जाते हैं, जिनके कारण जो फेफड़े होते हैं उनकी संरचना लचीली होती है, और झिल्लियाँ पाई जाती है। यानी यहाँ पे इनके सुरक्षात्मक आवरण के लिए इसके चारों तरफ झिल्लियाँ पाई जाती है, जिसको लगभग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, फेफड़ों की। उसके बाद में फेफड़ों में पाई जाती है इसकी सबसे छोटी इकाई
एक प्रकार से क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई वायुकूपिका, ठीक है। और ये वायुकूपिकाएं अगर देखा जाए तो संख्या में 30 मिलियन होती है प्रत्येक फेफड़े में। 30 मिलियन का अर्थ होता है 3 करोड़, यानी प्रत्येक फेफड़े में इन वायुकूपिकाओं की संख्या कितनी होती है? 3 करोड़ होती है। और दोनों फेफड़ों में मिला दिया जाए तो 6 करोड़ के आसपास। उसके बाद में वायुकूपिकाओं के बाद में पाई जाती है केशिकाएं। क्या पाई जाती है? केशिकाएं। जब रक्तवाहिनियाँ 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिराएं। धमनी और शिराएं ये अपने आगे वाले टॉपिक में भी आएगा। धमनी शिराएं क्या करती है? धमनियों में पाया जाता है शुद्ध रक्त, जबकि शिराओं में होता है अशुद्ध रक्त। ये आगे जाके धमनी शिराएं जब आगे जाके छोटी छोटी वाहिनियों में जब विभाजित होती है ना, तो इन छोटी छोटी वाहिनियों को कहा जाता है केशिकाएं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं। यानी कि इनका व्यास इतना कम होता है जितने अपने बालों का होता है। बाल यानी कि केश, इसलिए इनका नाम पड़ गया केशिकाएं, और इनको कहते हैं कैपिलरीज। तो वायुकूपिकाओं के अलावा इन संरचनाओं की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है गैसों के आदान प्रदान में, ठीक है। तो गैसों के आदान प्रदान में वायुकूपिकाएं और केशिकाएं मिलकर रक्त के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करती है, ठीक है। तो ये अपने फेफड़ों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु। उसके अलावा अगर बात करें तो जो ये दायां फेफड़ा होता है और बायां फेफड़ा होता है, बायां फेफड़ा 2 खंडों में बंटा होता है। बायां फेफड़ा 2 खंडों में विभाजित होता है, जबकि जो दायां फेफड़ा होता है ये 3 खंडों में विभाजित होता है, जिनमें श्वासन नलिकाएं जो होती है वो विभाजित होती है, और जिनमें बहुत सारी रक्तवाहिनियाँ भी पाई जाती है प्रत्येक खंड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो दाएं और बाएं फेफड़े में लगभग तो इनमें आकार में समानता होती है, लेकिन फिर भी जो ये दायां फेफड़ा होता है ये लंबाई में तो छोटा होता है, परंतु थोड़ा आकार में क्या होता है? चौड़ा होता है। लंबाई में थोड़ा छोटा होगा लेकिन आकार में चौड़ा होगा, जबकि जो बायां फेफड़ा होगा वो इसकी तुलना में लंबाई में क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन चौड़ाई में थोड़ा कम होता है। ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा याद रखना है। चौड़ाई में इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है, और हृदय का जो नीचे वाला भाग होता है उसका झुकाव लगभग बाईं तरफ होता है, जिस कारण इस फेफड़े की चौड़ाई होती है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कारण है। उसके बाद अगर बात करें कि जो वायुकूपिकाएं होती है इनका निर्माण किनसे होता है, तो वायुकूपिकाएं सल की उपकला यानी कि एपिथेलियम, सल की उपकला से निर्मित होती है। यानी कि श्वसनिकाओं का वो अंतिम सिरा, वो अंतिम छोर जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है, वो अंतिम छोर निर्मित होता है सल की उपकला से, ठीक है, जो केशिकाओं के साथ मिलके गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ये अपने फेफड़ों के बारे में कुछ मुख्य जो बिंदु है वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर सबसे खास संरचना फेफड़ों के बारे में पूछ लेते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फेफड़ों की संरचना को समझाइए, इसके मुख्य कार्य लिखिए। तो कार्य इसके अंदर यही है। कार्य अगर देखा जाए तो यहाँ से शुरू होते हैं, ये संरचनाओं के बारे में इसके अंदर है, ठीक है। और डायग्राम में आपको लगभग इस तरीके से आपको संरचना दिखानी है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में जो फेफड़े होते हैं उनकी संरचना सबसे महत्वपूर्ण होती है। त्रिकोणाकार संरचना बनाते हुए आप लोग बार बार अभ्यास करके ये डायग्राम बना सकते हैं। तो फिलहाल आप इसे नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब श्वसन तंत्र का जो तीसरा प्रमुख भाग है वो है श्वसन मांसपेशियाँ।
ठीक है। और इनमें सबसे खास रचना है मध्यपट यानी कि डायफ्राम की। तो डायफ्राम निर्मित होता है कंकाली पेशियों से, ठीक है। इसका निर्माण कंकाली पेशियों से होता है और ये एक पतली चद्दरनुमा संरचना होती है, ठीक है, जो फैलती है और सिकुड़ती है। कैसे? जब वायु यानी कि ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है तो मध्यपट सिकुड़ जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, संकुंचन हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही वायु प्रवेश करेगी तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जब फेफड़ों से वायु के निकलने से यानी कि CO2 गैस के निकलने से मध्यपट फैल जाता है, यानी इसका शिथिलन हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये वायु के प्रवेश करने से, जैसे ही वायु प्रवेश करेगी तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही वायु बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों से बाहर निकलेगी नासिका के माध्यम से, तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसके सिकुड़ने और फैलने से एक प्रकार से ये गैसों के विनिमय में यानी कि गैसों के आदान प्रदान में, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान में सहायक होता है। और इसमें सहायता करती है पसलियों में पाए जाने वाली इंटर कोस्टल पेशियाँ यानी कि मसल्स। इंटरकोस्टल पेशियाँ क्या करती है, एक प्रकार से गैसों के विनिमय में डायफ्राम की सहायता करती है, ठीक है। तो वायुकोपिकाओं और केशिकाओं के अलावा ये भाग भी गैसों के विनिमय में सहायता करता है। और जो इसमें अगर देखा जाए तो पसलियों की बात करें तो पसलियाँ एक प्रकार से फेफड़ों की क्या करती है, सुरक्षा करती है, जो 12 जोड़ी की संख्या में पाई जाती है, यानी कि टोटल 24 इसमें पसलियाँ होती है जो एक प्रकार से फेफड़ों की बाहरी आघातों से सुरक्षा करती है। तो इसके साथ अपने देखा जाए तो श्वसन तंत्र वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो बार बार अभ्यास करते रहें। और ख़ासकर डायफ्राम भी देखा जाए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिसमें कारण बताना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि यदि डायफ्राम में छेद हो जाए, यदि दुर्घटनावश डायफ्राम में मध्यपट में छेद हो जाए तो क्या होगा, कौन सी क्रिया प्रभावित होगी। तो आपका जवाब होना चाहिए इसमें श्वसन क्रिया प्रभावित होगी। और कारण क्या होगा, क्योंकि कारण ये होगा कि डायफ्राम गैसों के विनिमय में सहायता करता है। अगर डायफ्राम में छेद हो जाएगा तो ये फैलेगा, सिकुड़ेगा नहीं, जिससे गैसों का जो विनिमय होगा वो प्रक्रिया प्रभावित होगी, यानी कि गैसों का आदान प्रदान आसानी से नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको जवाब इसके कार्यों से, जो कार्य होते हैं उनमें ही ढूंढना है। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप लोग फ़िलहाल इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी उन 2 प्रश्नों की जो आपसे पूछे गए थे पीछे वाली क्लास के अंदर। सबसे पहला प्रश्न ये था कि फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब है वायुकोपिका यानी कि एलोविलाई। ये वो संरचना होती है जो केशिकाओं के साथ मिलके गैसों के आदान प्रदान में सहायता करती है। ये अपने टॉपिक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा उभयचरी जीव होता है जो आवश्यकता पड़ने पर फेफड़ों के अलावा त्वचा के माध्यम से भी श्वसन प्रक्रिया कर सकता है। तो इसका सही जवाब है फ्रॉग यानी कि मेंढक। वैज्ञानिक नाम होता है इसका राना टिग्रिना। ये वो जीव होता है जब बारिश के समय बाहर निकलता है तब उस समय ये फेफड़ों के माध्यम से श्वसन प्रक्रिया करेगा, लेकिन जैसे ही ये शीत निद्रा में चला जाता है यानी कि सर्दियों के मौसम में ज़मीन के नीचे चला जाता है, तब उस दौरान ये त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करता है यानी कि श्वसन प्रक्रिया करता है। तो इसका सही जवाब क्या था, मेंढक।
तो ऐसे ही कुछ उभयचर जीव होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जो ऐसे ही श्वसन प्रक्रिया करते हैं। तो ये आज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के अंदर, नए टॉपिक के अंदर। और तब तक आप लोग अध्ययन करते रहें और अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन का जो एक प्रकार से निशान होता है, बटन होता है, उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली कोई भी जो नई क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।